नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइए और मुझे ये भी बताइए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या। एक बार सभी बच्चे क्लास क्लास के साथ जोर जोर अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जुड़ जाइए। फिर हम क्लास को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल, सभी को गुड इवनिंग, सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, जय श्री राम। और सभी बच्चे हैं और एकदम स्वास्थ्य आपका बढ़िया है और पढ़ने की बिल्कुल तमन्ना आपके अंदर है। तो चलिए आपकी इस क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। आवाज़ आप सभी तक पहुंच रही है, एक बार बता दीजिए, फिर उसके बाद टॉपिक की जो बात है उसको करेंगे दोस्तों। तो आज आपका जो टॉपिक है वो है प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज बॉटनी का दूसरा टॉपिक है प्लांट मॉर्फोलॉजी, और यही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से आप लोगों को जो क्वेश्चन है पेपर में पूछा जाएगा। प्लांट मॉर्फोलॉजी को कहते हैं पादप आकारिकी दोस्तों, पादप आकारिकी जिसको कहा जाता है, यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो आइए प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें, ठीक है। पादप आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो आ जाओ जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं। आज मैं तुम्हें थोड़ी हैरान परेशान सी नजर आ रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा डांस करके आई थी मैं भी ऊपर, है ना। चश्मा तो तुमने चुगली कर दी ना, सभी बच्चों ने चुगली कर दी ना शिवम सर की क्लास में। मैंने देखा था तुमने चुगली करी है। और जब तुम कमेंट कर रहे थे ना सर एक चुगली करनी है तुमसे, तुम्हारा चश्मा तो भावना मैडम ने लगा रखा है। मैं यहीं बैठी हुई थी नीचे क्लास में और तुम्हारे सबके कमेंट्स में पढ़ रही थी। तो चुगली तो तुमने कर दी है मेरी, है ना, चश्मा छिनवा दिया है मेरा। तो सर तो लेके भाग गए हैं चश्मा, अब वो मुझे नहीं दे रहे हैं, अपने साथ साथ लेकर घूम रहे हो चश्मे को वो। तो चश्मा तुमने मेरे छिनवा दिया है, लेकिन अब आप लोगों को जो प्लांट मॉर्फोलॉजी में पढ़ाने वाली हूँ उससे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है ना। अभी सम्मान समारोह हो रहा था बच्चा, अभी जो आर्मी के बच्चे हैं, आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, जो सेलेक्टेड बच्चे हैं उनका, वो बच्चे आज स्टूडियो में आए हैं। तो उनको हमने टी शर्ट्स और मेडल्स दिए हैं। उन बच्चों का सम्मान करा है दोस्तों, और उनके साथ थोड़ा सा डांस भी करा है, ठीक है। हवन करेंगे। तो भैया आ जाओ, अब हम अपनी क्लास का हवन करते हैं और बातों को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। मैंने कल आपको कहा था ना कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि मॉर्फोलॉजी जो होती है एक ऐसी स्टडी जिसको कहते हो आप लोग आकारिकी। तो आकारिकी क्या होता है बेसिकली, आकारिकी होता है दोस्तों पादपों के बाह्य भागों का अध्ययन। कल मैं आपको इस बात को बता भी चुकी, क्लियर। तो हमने लिखा था कि पादपों के बाह्य भागों का अध्ययन, पादपों के बाह्य भागों का अध्ययन, इनको कहा जाता है मॉर्फोलॉजी, क्लियर। अब मैम बाह्य भाग कौन से होते हैं, पादपों के अंदर कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिनको हम बाह्य भागों के नाम से जानते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ, आप लोग बताते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो एक्सटर्नल पार्ट की हम लोग बात करते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के जो एक्सटर्नल पार्ट हैं तो इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं उसी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अब एक्सटर्नल पार्ट कौन कौन से थे, मैंने कहा था जड़, तना, पत्ती, ये सब मैंने कल आपको लिखवा दिए थे, है ना। है ना, ये सारी चीजें आपको कल लिखवा दी थी। सोते सोते याद आ रही थी इसीलिए क्लास लेने आ गई। अरे भैया, शिवानी को सोते सोते मैं सपनों में दिख रही थी चुड़ैल के रूप में। कहा कि चुड़ैल उठ जाओ, मतलब उठ जाओ ज्योति और जल्दी से क्लास में चली जाओ, वरना चुड़ैल भावना मैम तुम्हें खा जाएंगी, है ना शिवानी, इसीलिए तुम क्लास लेने आ गई। तो बहुत बढ़िया, चलो पढ़ो लिखो कैसे भी पढ़ो, लेकिन सिलेक्शन लो लास्ट में, इतना हम तुमसे चाहते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रूट के बारे में, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जड़ों के बारे में, ठीक है। जड़ों के बारे में आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जड़ें जो होती हैं ये क्या काम करती हैं। बेटा जड़ों का काम सबको पता है, जब हम लोग 5वीं क्लास में थे, जब वहां पर हम लोग थोड़े बहुत साइंस के कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, तो वहां भी हम लोग क्या करते थे, जड़ों के बारे में पढ़ते थे। हमें पता है कि जड़ें क्या काम करती हैं दोस्तों। जड़ें मिट्टी से क्या करती हैं दोस्तों, मिट्टी से, आप लोग बताते हो जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का, जल व खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है, ठीक है। तो जड़ों का क्या काम होता है, मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करना, ये काम होता है दोस्तों जड़ों का, ये सभी जानते हो आप लोग। तो जड़ें क्या करती है, मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं और दोस्तों क्या करती हैं, खनिज पदार्थों को एब्जॉर्ब करती हैं। तो इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ,
जड़ों का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, किसका ऑब्जॉर्प्शन करती हैं? वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, फ्रॉम द सॉइल। तो जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उससे खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं जो जड़ें होती हैं। एक काम तो ये हो गया मैम। दूसरा, जड़ें क्या काम करती हैं? तो जड़ों का दूसरा काम है, जड़ें प्यारे बच्चे पादपों को सहारा देती, ठीक है। पादपों को क्या कहती हैं? पादपों को सहारा देना। जड़ों का काम सहारा देना भी होता है, सहारा देना, ठीक है। सहारा क्या करती है? सहारा देती है। प्रोवाइड, आप लोग बताएंगे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है, या सहारा देना सपोर्ट। जड़ें क्या करती हैं? पादपों को सपोर्ट करती हैं। जैसे कि कोई पेड़ है, वो सीधा खड़ा है, तो उसको जो सहारा दे रही है, मिट्टी में जो वो पेड़ जकड़ा हुआ खड़ा है, वो जड़ों के माध्यम से जकड़ रहा है। जड़ें उसकी उखड़ गई तो पूरा पेड़ ही नीचे गिर जाएगा। जैसे मैं एक पेड़ हूं, ये पैर मेरी जड़ें हैं, मैं जब तक पैरों को जमा कर खड़ी हूं तो मैं सीधी खड़ी हूं। जब मेरे पैर उखड़ गए, मतलब जड़ें उखड़ गई, तो पेड़ ऐसे नीचे गिर जाएगा पूरा। तो जड़ें क्या कर रही हैं? पौधों को सपोर्ट कर रही हैं, सहारा दे रही हैं। अब बात करते हैं कि मैम जो जड़ें होती हैं ये किस भाग से निकलती हैं। मतलब जब आपने एक बीज को जमीन में बोया, उस बीज के किस भाग से जड़ों का निर्माण होता है? तो लिखोगे बीज के मूलांकुर भाग से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पेपर में आता है। तो बीज के मूलांकुर पार्ट से जड़ें निकल, मूलांकुर भाग से जड़ों का निर्माण होता है, ठीक है। भाग से जड़ों का निर्माण होता है। तो जड़ों का निर्माण किस पार्ट से होता है? आप बताते हो मूलांकुर भाग से जड़ों का निर्माण होता है। यानी कि बीज का कौन सा हिस्सा जड़ों को बनाता है, ये पूछा जाता है। तो कहोगे बीज के मूलांकुर भाग से। तो रेडिकल पार्ट ऑफ, आप लोग बताते हो रेडिकल पार्ट ऑफ रूट, सीड, पार्ट ऑफ सीड, ठीक है। तो जो सीड का रेडिकल पार्ट होता है, उसी से जड़ें निकलती हैं दोस्तों। उसी से क्या होता है? जड़ें निकलती हैं। क्लियर है ना? पेड़ को पादप बोलते हैं क्या? हाँ जी बेटा, पेड़ पौधों को पादप कहते हैं हम। क्लियर? अब देखो कैसे बात करेंगे। ये एक बीज है, ये एक बीज है प्यारे बच्चों, इसको आपने मिट्टी में डाल दिया। ये मिट्टी है, ये मिट्टी है ऊपर, ये मिट्टी है और ये बीज है। बीज को आपने क्या करा? मिट्टी में डाल दिया। अब इस बीज से दो संरचनाएं निकलेंगी। एक संरचना तो ऐसे ऊपर को जाएगी, जिससे छोटा सा नन्नू सा मुन्नू सा पौधा बनेगा, और एक संरचना इससे निकलकर ऐसे नीचे को जाएगी जमीन, ऐसे, ठीक है। तो ये वाली जो संरचना है, इस वाली संरचना को कहते हैं मूलांकुर। इस वाली संरचना को कहा जाता है मूलांकुर, यानी कि रेडिकल। इस वाली संरचना से बनती है दोस्तों जड़। तो बीज की किस संरचना से जड़ का निर्माण होता है? रूट का निर्माण होता है। आप बताते हो कि जो बीज होता है, इस बीज की अंदर से जो ये नीचे को संरचना निकलती है, इसको कहते हैं रेडिकल। इससे होता है दोस्तों किसका निर्माण? आप बताते हो जड़ का निर्माण। अच्छा मैम, आपने जो ये ऊपर की तरफ बताया, ये ग्रीन कलर का जो पौधा निकल रहा है, ये पौधा जमीन के ऊपर है, तो इस वाली संरचना को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है प्ल्यूमुल। इसको कहते हैं प्ल्यूमुल। इस संरचना को कहते हैं, इस संरचना को कहा जाता है प्रांकुर। इसे कहा जाता है दोस्तों प्रांकुर। इस संरचना को हम कहते हैं प्रांकुर। और इस संरचना से क्या होता है? तने का निर्माण। इससे तना बनता है दोस्तों, इससे स्टेम फॉर्मेशन होता है, तना। तो कौन सी बीज के अंदर वो कौन सी संरचना है जो क्या करती है बेटा? जो क्या करती है आप बताएंगे कि भैया जो तना बनाती है, और कौन सी संरचना है जो जड़ बनाती है। तो ये जो आप लोगों की बीज है, इससे निकलने वाली ये जो संरचना नीचे को जा रही है, इसे कहते हैं मूलांकुर। इससे बनती हैं जड़ें, है ना। तो जड़ों का निर्माण मूलांकुर पार्ट से होता है। मैम तने कौन सी संरचना से बनेगा? ये पूरा तना, ये पेड़ जो है फिर फ्यूचर में बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसका पूरा जो तना बनेगा वो प्रांकुर पार्ट से यानी प्ल्यूमुल पार्ट से बनेगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रूट्स के बारे में, है ना। टाइप्स ऑफ रूट्स की अब हम लोग बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रूट्स, जो जड़ें होती हैं ये कितने प्रकार की हो जाती हैं? जड़ों के प्रकार दोस्तों, जड़ों के प्रकार। तो जड़ें जो होती हैं बेसिकली, इनके अगर हम प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रूट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से आप लोगों को याद रखना है कि जो जड़ें हैं इनको हमने बेसिकली दो भागों में बांटा है ना। कितने भागों में बांटा है? आप कहोगे दो भागों में। एक होती है आपकी टैप रूट, एक होती है दोस्तों टैप रूट,
इसको हम लोग कहते हैं शंकु जड़ें। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शंकु जड़ें। शंकु जड़ों के एग्जाम्पल पूछ लेगा आप लोगों को। शंकु जड़ें दोस्तों, शंकु जड़ें कैसी होती है, इनका एग्जाम्पल है गाजर। तो गाजर आपने देखी है, मिट्टी के अंदर होती है गाजर। तो गाजर क्या होती है, एक शंकु जड़ है। ठीक है, आपको पूछेगा दूसरा मूली। मूली क्या होती है, ये भी एक जड़ होती है दोस्तों। तो रेडिश हो गई आपकी, जो मूली होती है जड़ होती है। ठीक है, तीसरा आप लोग बताकर चलते हो कि और क्या हो सकता है। तो दोस्तों जो शलजम होती है ना, शलजम भी जड़ होती है, तो जिसको आप लोग ट्यूलिप करके बोल देते हो। तो शलजम भी क्या होती है, एक जड़ होती है। तो ये सब क्या होते हैं, ये जड़ होते हैं। क्लियर। तो आपने कहा अगर आपको एक और एग्जाम्पल आता है, चुकंदर। चुकंदर क्या है, तो चुकंदर भी एक तरीके की जड़ होती है, बीट रूट कहते हैं जिसको। तो यहां से एग्जाम्पल आते हैं आपको कि गाजर क्या है, एक जड़। मूली क्या है, एक जड़ है। शलजम क्या है, एक जड़ है। चुकंदर क्या है, एक जड़ है बेटा। ये सब जड़ होती हैं, ये सब जड़ होती हैं दोस्तों। दीक्षा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर अंकुर किसे बोलते हैं बेटा, अंकुर या प्रांकुर या मूलांकुर, ये दोनों भाग ही होते हैं जिनको हम अंकुर। अंकुर ये वाला पौधा होता है अंकुरण के लिए। अंकुरण, अंकुर का मतलब होता है एक छोटा सा पौधा, जर्मिनेशन। एक छोटा सा पौधा जो जर्मिनेट होता है, जो मिट्टी के अंदर से छोटा सा पौधा निकलता है, उसे कहते हैं अंकुर। ठीक है, तो ये होती हैं आप लोगों की जड़ें। तो जड़ों का एग्जाम्पल पूछेगा तो ये जड़ें हैं। कैसी जड़ें हैं, टैप रूट इनको बता सकते हो, शंकु जड़ें। दूसरी होती है एडवेंचियस रूट। एडवेंचियस रूट, दूसरी जो टाइप की रूट होती है एडवेंचियस रूट होती है, जिनको कहा जाता है अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें दोस्तों, अपस्थानिक जड़ें कैसी होती हैं, वे जड़ें जो तने से निकलती हैं उनको कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। तो पूछ सकता है अपस्थानिक जड़ें कैसी होती हैं, तो इनके बारे में लिखना, ये तने से निकलती हैं। ये तने से निकलती हैं। तो तने से जो निकलती हैं वो अपस्थानिक जड़ें होती हैं। कैसी जड़ें होती हैं, जो तने से निकलती हैं। ठीक है, ऑरिजिनेट आप बताओगे, ऑरिजिनेट फ्रॉम रूट, ऑरिजिनेट फ्रॉम स्टेम, यानी ये तने से निकलती हैं। भैया मैम तने से कैसे निकलती हैं ये, तो चलो इनके बारे में बात करते हैं, एडवेंचरस रूट के बारे में। ये ऐसी जड़ें हैं जो तने से निकलती हैं। जैसे मान लो तुमने बरगद का पेड़ देखा है बेटा, ये बरगद का पेड़ है जो मैं बना रही हूँ। ठीक है, ये बरगद का पेड़ है, समझ लो। ये दोस्तों क्या है, ये बरगद का पेड़ है। ये आप लोगों का किसका पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ये ऐसा समझो। ठीक है, अब इस बरगद के पेड़ के अंदर ये आपको क्या दिख रही है, इसकी शाखाएं हैं, ये शाखाएं हैं, देखो ब्रांच है ना। शाखाएं तने से ही जुड़ी हुई होती हैं। तो यहां से कुछ जड़ें निकलती हैं, ऐसे 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 लटकी रहती हैं। बरगद के पेड़ में तुमने देखा है, ऐसे ऐसे जड़ें सी लटकी रहती हैं। तो ये बरगद के पेड़ पर लटकने वाली जड़ें हैं। तो ये कहाँ से निकल रही हैं, ये तने या शाखा से निकल रही हैं। इन्हीं को कहा जाता है एडवेंचियस रूट। एडवेंचियस रूट वो हैं जो जमीन में नहीं होती, जो जमीन में नहीं होती दोस्तों। अभी आपने गाजर मूली देखा, जैसे गाजर है, तो गाजर जो होती है वो जमीन में उगती है ना। सबने देखा गाजर को जब उखाड़ते हैं ऐसे, तो गाजर जमीन से, जमीन के अंदर होती है। इस तरीके से मान लीजिए ये क्या है, ये आपको दिखती है कि ये गाजर है, और ऊपर इसकी पत्तियां होती हैं जमीन के। ठीक है, ऊपर क्या होती है, इसकी पत्तियां होती हैं, तो गाजर होती है इस तरीके से। जब आप गाजर और मूली को निकालते हो तो इस तरीके से आपको अंदर की तरफ गाजर नजर आती है। ऐसे जमीन में होती है दोस्तों गाजर, ऐसे आपको नजर आएगी। तो गाजर क्या हो जाती है, एक भूमि के अंदर है, मिट्टी के अंदर है, वो गाजर होती है। मतलब जब आप उसको उखाड़ते हो, जो मिट्टी के अंदर है वो रूट है बेसिकली। लेकिन कुछ रूट ऐसी भी होती हैं जो तने से निकलती हैं, जो तने से निकलती है, इन्हीं को कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें तने से निकलती हैं। इनका एग्जाम्पल आपको पूछता है, आपने कहा बरगद, इनका एग्जाम्पल पूछेगा बरगद दोस्त, बैनियन ट्री। ठीक है, बैनियन ट्री, बरगद जो होता है वो इन्हीं का एग्जाम्पल है, बरगद। ठीक है, तो ऐसे करके आपको जड़ों से क्वेश्चन आता है पेपर में, ऐसे आपको जड़ों से क्वेश्चन आएगा। क्लियर। अब आ जाओ, अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कि मैडम जो अगला हमारा क्वेश्चन होगा या अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा तना। तो जड़ों के बाद दूसरे नंबर पर बात करते हैं स्टेम की। दूसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों तने की। तना, तने का क्या काम होता है, तना जो होता है ये पौधों को, प्यारे बच्चों क्या करता है, तने के अगर काम की बात करते हैं तो पौधों को ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो ये तना जो होता है ये पौधों को यांत्रिक सहारा देता है। यांत्रिक सहारा,
तो आपको पूछता है कि कौन सी संरचना पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, तो आप कहते हो तना। तना क्या करता है? यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, आपको पूछेगा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट क्या होता है? आप लोग बताते हो कि मैकेनिकल सपोर्ट होता है जैसे आंधी आती है, तूफान आता है, आंधी तूफान आती है तो बेटे जैसे बहुत तेज आंधी आ रही है तो पेड़ ऐसे हिलेगा, फिर पेड़ ऐसे ऐसे हिलेगा, मतलब आंधी उसको पूरा हिला कर रख देती है। फिर जब आंधी चली जाती है तो वो पेड़ बेचारा फिर ऐसे ऐसे खड़ा हो जाता है। तो मतलब आंधी जो उसने क्या करी, झेली बेटा, जो उसने आंधी झेली, जब आंधी आया बहुत तेज तूफान ऐसे ऐसे जो पेड़ हिला, तो उसके तने ने ही, उसकी शाखाओं ने ही क्या करा, उसको मजबूती। तो तना क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है ना। आ जाओ बात करते हैं आगे। तने का निर्माण किससे होता है, मैंने आपको बताया। तो तना जो होता है, आपको अभी भी मैंने कहा था कि ये किसी भी बीज के रेडिकल पार्ट से निकलता है। ये रहा, ये पॉइंट आप पहले ही क्लियर कर चुके हो कि जो तना होता है ये कहाँ से निकलता है? प्लूमुल पार्ट से निकलता है, यानी कि प्रांकुर भाग से। तो मूलांकुर भाग से तो जड़ बनती है, प्रांकुर भाग से तना बनता है। अब तने का यहां से जो क्वेश्चन आता है वो ये कि भैया ये बताओ कि कौन कौन वास्तव में तने हैं। तने का उदाहरण पूछा जाता है यहां से, और किसके तने को किस नाम से जाना जाता है ये आता है पेपर में आपको। तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ये कि आलू क्या है भैया? आलू, पोटैटो। पोटैटो एक तना है प्यारे बाल को, आलू क्या है? तना। और आलू के तने को किस नाम से जाना जाता है? पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है। आलू के तने को कहते हैं हम लोग ट्यूबर। क्या कहते हैं? ट्यूबर कहते हैं आलू के तने को, यानी कि कंद कहा जाता है आलू के तने। तो निम्नलिखित में से आलू क्या है? तना है, जड़ है, फल है, एक सब्जी है, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो आलू एक तना होता है दोस्तों, आलू एक तना है। ठीक है, क्लियर? मैं पेड़ से भी ज्यादा तेज हिल रही हूँ भैया, पेड़ ऐसे हिलता है जब बारिश आती है, तूफान आता है, देखना तुम कभी, इसीलिए तो बेचारे की टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं पेड़। ठीक, अब देखो आलू हुआ, आलू क्या है? तना। आलू के तने को कंद कहते हैं। बेटा जो मिट्टी में थोड़ा सा हॉरिजेंटल बढ़ता है, आलू ऐसे बढ़ता है, ऐसे, ऐसा होता है ना आलू, वो होते हैं आपके तने तो मिट्टी के अंदर आलू जो है वो इस शेप में बढ़ता है, इसीलिए आलू आलू को हम लोग क्या कहते हैं? तना कहते हैं। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं आगे। दूसरा बात करेंगे हम लोग कि मैम अदरक क्या होता है? अदरक, अदरक सर्दियों में सबने चाय में डाल डाल कर पिया है, जिंजर, अदरक वाली चाय सब पीते हैं। तो दोस्तों जो अदरक होता है ना, जिंजर, ये भी एक तरीके का तना होता है, तो अदरक भी तना ही है। अच्छा, अदरक के तने को कहा जाता है राइजोम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदरक के तने को किस नाम से जाना जाता है? अदरक के तने को हम लोग कहते हैं प्रकंद। अदरक के तने को कहा जाता है दोस्तों प्रकंद। तो कंद तो आलू का है, आलू के तने को कहते हैं कंद, और प्रकंद कहते हैं हम अदरक के तने को। अदरक तो तुमने देखा है सभी बच्चों ने, ऐसे सब्जी में डालते हैं, अदरक होता है, ऐसे ऐसे सब्जी में तोड़ते हैं और डालते हैं, तो अदरक भी एक तना है। अच्छा, अदरक के तने को क्या कहते हैं? आपको पेपर में आता है, तो अदरक के तने को कहते हैं प्रकंद। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से प्रकंद किसका तना है? आलू, प्याज, अदरक या गाजर? आपको पहचानना है कि अदरक के तने को कहते हैं प्रकंद। ठीक है, हाँ। इसी में दोस्तों हल्दी भी आती है, इसी में आती है हल्दी, टर्मरिक, इसी के अंदर आएगी दोस्तों टर्मरिक। तो आप लोगों ने कभी भी देखा हो, हल्दी के बारे में सब बच्चे जानते हैं, हल्दी खाते हैं ना, हल्दी और चंदन। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नों का गोरा बदन चमकाओ रे, तुमने गाना सुना है भैया ये, है ना, आजकल खूब चलता है शादी ब्याहों में। तो हल्दी सब्जी में भी डालते हैं हम लोग। हल्दी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी वाली होती है, घाव चोट वगैरह जब हमें लग जाती है तो हल्दी लगाते हैं। हल्दी चेहरे की सुंदरता बढ़ाती है। तो दोस्तों हल्दी भी एक तना है, और हल्दी के तने को भी हम प्रकंदी कहते हैं। हल्दी हुआ, अदरक हुआ, इनके तने को हम प्रकंद के नाम से ही जानते हैं। तो हल्दी या तना, है ना, इन दोनों के तने को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकंद कहते हैं। ठीक है मैम, क्या आलू को सब्जी नहीं बोलते? बेटा नहीं, आलू एक फली है, आलू एक फल है। ठीक है, समझ में आई ना बात? चलो आओ। कशिश बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया। सिलेबस समझो खत्म ही हो गया, मैं कल भी आपकी क्लास लूंगी, और कल जो आपका टॉपिक बचा हुआ है एनिमल वाला, वो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, आ जाओ अब आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, और अब
हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो अगला जो ऑप्शन होगा उसको पढ़ने वाले हैं। 4th नंबर पर बात करते हैं हम लोग किसकी, 4th नंबर पर बात करते हैं जो आपको पेपर में पूछा जाता है। मैम जी प्याज क्या होता है, प्याज, प्याज हुआ और लहसुन हुआ, प्याज और लहसुन, ठीक है, प्याज हुआ और लहसुन हुआ, ठीक है। यानी कि अनियन दोस्तों, अनियन, और आप बताते हो जिंजर, अनियन और गार्लिक, जिंजर तो हम लिख चुके हैं, गार्लिक, ठीक है। तो अनियन और गार्लिक क्या है दोस्तों, ये भी दोनों तने होते हैं। प्याज भी एक तना है और लहसुन भी एक तना है, और इनके तने को कहा जाता है बल्ब। क्या कहते हैं इनके तने को, बल्ब कहते हैं। तो बल्ब किसके तने को कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। प्याज देखा है बल्ब की तरह दिखती है, जैसे लाइट वाले बल्ब होते हैं। लहसुन भी अब कली में होता है पूरा, लहसुन भी ऐसा लगता है कोई बल्ब हो, डिजाइनर बल्ब। तो ऐसे याद कर लेना कि प्याज जो होती है आप लोगों की, प्याज लिख दिया मैंने, प्याज जो होती है दोस्तों, आजकल आप गर्मियों में सैलेड में खा रहे हैं प्याज, तो प्याज हुआ, लहसुन हुआ, ये सब आपके तने हैं, इनको हम बल्ब कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, बल्ब। अच्छा एक और एग्जाम्पल आता है लास्ट, मैं यहाँ लिख रही हूँ 5वें नंबर पर। एक और एग्जाम्पल आता है दोस्तों, अरवी। अब सर्दियां आएंगी तो सर्दी में, सॉरी गर्मियां आएंगी, और गर्मियों में हम लोग अरबी की सब्जी खाते हैं। अरबी देखी है सभी ने, जिसको घुइयां कहते हैं, घुइयां के खेत में, भैया घुइयां, है ना, तुमने पढ़ा है, डायलॉग भी सुना है, भाभी जी घर पे हैं उसमें बोलते हैं कि ये गया घुइयां के खेत में, है ना। तो घुइयां जो होती है जिसको कहते हैं अरबी, अरबी भी एक तना है दोस्तों, और इसके तने को हम कोर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्म। तो पूछ सकता है कि कोर्म किसके तने को कहा जाता है, अरबी के तने को कोर्म कहते हैं। ठीक है अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया। फल है सब्जी है, टमाटो फल है या सब्जी, बेटा देखो हम इन्हें कहते सब्जी हैं नॉर्मली, हम इन्हें कहते सब्जी हैं, रीजनिंग में भी ये सब्जी हैं। जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन लगाओगे ना, तब भी वो क्या, ये प्यारे बच्चे सब्जी है, ठीक है। अब अच्छा मैं कलाकार बहुत अच्छी हूँ, अरे भैया। शलजम क्या है बच्चा पूछ रहा है, भैया शलजम भी एक तरीके का, मतलब सब्जी की कैटेगरी में आप उसको रखते हो, लेकिन है वो एक रूट, है वो एक जड़, प्यारे बच्चे, ठीक है। तो टमाटर हुआ, आलू हुआ, ये कहने के लिए सब्जी है, लेकिन बायोलॉजिकली जब आप देखोगे ये सब फल होते हैं, ये सब फल हैं। तो आलू तो तना है, लेकिन टमाटर फल है। बायोलॉजी में फल उसको कहते हैं जो पेड़ पर लटकते हैं, जैसे टमाटर छोटे से पेड़ पर लटकता है, जितनी भी सब्जी पेड़ पर लटकती हैं वो वास्तव में फल है ना। समझ में आई बात। लेकिन जो मिट्टी जो मिट्टी के अंदर रहती है वो या तो जड़ है या तना है। तो कौन जड़ है और कौन तना, वही आपको पूछता है पेपर में, है ना। हाँ अरबी भी अदरक की तरह रहती है, बड़ी छीलने में उन्हें खुजली हो जाती है हाथ पैरों में। तो ये अरबी जो होती है ये भी एक तना है, मिट्टी से खुदाई करके उसको निकाला जाता है, उसके तने को कोर्म कहते हैं। तो तने से आपको इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा तना कहाँ को ग्रोथ करता है ये बताओ। बेसिकली जो पेड़ का तना होता है, आपने देखा है ना, वो ऊपर को ग्रोथ करता है, धूप पसंद है तने को, और जड़ें मिट्टी के अंदर रहती हैं, तो तन मिट्टी जो जड़ें होती है उनको धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं, ठीक है। चलो आओ अब आगे बात करते हैं, तने के बाद जड़ पढ़ ली, तना पढ़ लिया, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगला पॉइंट है हम लोगों का पत्ती, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पत्तियां दोस्तों, भैया पत्तियां, लीव्स, जो पत्तियां होती हैं यहां से क्वेश्चन आता है कि पत्तियों के बारे में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताइए क्या होते हैं। तो बेटा देखो पत्ती की संरचना से क्वेश्चन आता है, अच्छे से समझना। एक पत्ती बना रही हूं यहाँ, ये होता है पैटियोल, ये जो मैंने बनाया इसको कहते हैं पैटियोल। पैटियोल बोले तो डंठल, डंठल बोले तो जहां से एक पत्ती लगी रहती है पेड़ से। मान लो ये एक तना है, तो तना है, एक पेड़ का तना है इस तरीके से, ठीक। या मैं सीधा सीधा अच्छे से बनाती हूँ, देखो जब हम किसी प्लांट की बात करते हैं तो मान लो ये कोई प्लांट है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से ऐसे एक पत्ती लगी हुई ये, है ना। तो इस वाली संरचना को क्या कहेंगे, पैटियोल, इसको कहते हैं पैटियोल, क्लियर। इसे कहा जाता है डंठल। अब यही जो पत्ती है आगे चलकर पेड़ के पास कुछ इस तरीके की बन जाएगी, ऐसे ऐसे, ये पत्ती है दोस्तों, दिख रहा है ना। अब इस पत्ती का ये जो सबसे चौड़ा वाला भाग है जो मैंने बनाया, इसको कहते हैं लैमिना। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैमिना, इसको कहा जाता है लैमिना, लैमेला, इसको कहा जाता है लैमेला।
आपको पेपर में पूछा जाता है कि पत्ती जो होती है, इसका ये जो सबसे चौड़ा भाग है, इसको क्या कहते हैं? लैमेला। ठीक है। अब पत्ती के अंदर आपने देखा एक ऐसे जाती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। इसको कहते हैं मिडरिब दोस्तों। बीच में से निकल रही है पत्ती के, इसको कहते हैं मिडरिब। इसका नाम होता है मध्य रिब। इसको कहा जाता है मध्य रिब। जैसे आपके शरीर में, आपके शरीर के बीचों बीच ये रीढ़ की हड्डी निकल रही है। अगर ये रीढ़ की हड्डी आपकी टूट जाए तो आप खड़े नहीं हो पाओगे, ऐसे नीचे झुक जाओगे, है ना। वैसे ये पत्ती की रीढ़ की हड्डी है, ऐसा समझ लो। एक पत्ता जो पूरा सपोर्ट से खड़ा रहता है, वो इसी की वजह से खड़ा रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं मिड रिब। ठीक है। अब इसी मिड रिब से छोटी छोटी संरचनाएं निकलती हैं, ऐसे ऐसे। ये ये देखो, ये इनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है दोस्तों वेन। मैंने पढ़ाया था ना एक बीजपत्री द्विबीजपत्री वाले चैप्टर में, तो इनको कहते हैं शिरा। तो ये होती है शिरा। अब मैम जो यहाँ पर देखो, जैसे ये पेड़ है, ये मिट्टी है, ये इसकी जड़ें हैं, ये जड़ें हैं नीचे। तो जड़ों ने पानी को सोखा, पानी ऐसे ऐसे गया, पानी के साथ पोषक पदार्थ भी गए ऊपर, ऐसे से पानी गया ऊपर, तो पानी यहाँ भी गया, और जितने भी पोषक पदार्थ थे वो इसी के द्वारा पूरी पत्तियों में फैलाए जाते हैं। तो ये क्या करती हैं शिराएं? सारी पत्ती को जो पोषण मिलता है ना, इसी से मिलता है। सारी पत्ती में जो पोषक पदार्थ पहुंचते हैं, पत्ती को जो न्यूट्रिशन मिलता है, वो इसी से मिलता है दोस्त। पत्ती के अंदर जो पोषक पदार्थ पहुंचते हैं वो कौन सी संरचना से पहुंचते हैं? शिरा वाली संरचना से। जैसे आपके शरीर में भी तो है शिरा, आपने पढ़ा था ना सर्कुलेटरी वाले सिस्टम में, है ना। आपने पढ़ा था आपके शरीर में भी है छोटी छोटी धमनी और शिराएं जो खून को लेकर घूम रही हैं, और खून में सारे पोषक पदार्थ हैं आपके शरीर में। वैसे ही पत्ती के अंदर जो पोषक पदार्थ पहुंचाए जाते हैं, वो इन्हीं के द्वारा पहुंचाए जाते हैं, इनके द्वारा। इनसे सारे पोषक पदार्थ पत्तियों में पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि मैम पत्ती पर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। अगर पत्ती को उल्टा करके देखोगे ना, ये जैसे सीधी पत्ती है, ये उल्टी है, तो जब पत्ती को ऐसे उल्टा करके देखोगे तो छोटी छोटी संरचनाएं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्ती पर। ये छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। इन छोटे छोटे छिद्रों को कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको कहा जाता है स्टोमाटा। स्टोमाटा बोले तो रंध्र, इनको कहा जाता है रंध्र। तो दोस्तों स्टोमाटा जो होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनेगा, आपको यहां से क्वेश्चन बनता है पेपर में, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाता है कि स्टोमाटा कहाँ पाए जाते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा पत्ती के बारे में। संरचना तो समझ में आ गई। अब मैं सारी चीजें, सारे पॉइंट यहाँ लिख देती हूँ पत्ती के बारे में। ठीक है। तो पहला पॉइंट, पत्तियों में क्या होता है? भोजन निर्माण का कार्य। सब बच्चे जानते हैं भोजन निर्माण पत्तियां करती हैं, है ना। तो पत्तियों में क्या होता है? भोजन निर्माण का कार्य। ठीक है। तो पत्ती क्या करती हैं? भोजन निर्माण का कार्य करती हैं। क्लियर। पत्तियों के अंदर ही होता है फूड प्रिपरेशन। तो पत्तियां ही क्या करती हैं? फूड प्रिपरेशन। तो फूड प्रिपरेशन जो होती है वो कहाँ होती है दोस्तों? पत्तियों के अंदर होती है। खाना जो बनता है पत्तियों के अंदर बनता है। ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियां ही क्या करती हैं दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण करती हैं। सभी आप लोग जानते हो भैया, खाना जो बनेगा पेड़ पौधों में वो प्रकाश संश्लेषण से बनता है, और पत्तियां ही क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो पत्तियों में होता है। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो पत्तियों के अंदर ही होती है। बिल्कुल सही बात है ना। शकरकंद, हाँ शकरगंध क्या होती है बच्चे पूछ रहे हैं। बेटा शकरगंध जो होती है वो एक जड़ है। शकरगंध आप लिख सकते हो यहाँ, स्वीट पटेटो। तो स्वीट पटेटो जो होता है वो एक जड़ है दोस्तों, स्वीट पटेटो। ठीक है। स्वीट पोटैटो क्या है? एक जड़। शकरकंद जो होती है वो एक जड़ है दोस्त, याद रखना। आलू होता है एक तना, और शकरकंद होती है एक जड़। कभी भी आपको पूछे कि शकरकंद क्या होती है, तो एक जड़ है दोस्तों, एक जड़ है। ठीक है। अच्छा, हमने देखा कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। मैडम जी तीसरा, पत्तियों में होता है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन। पत्तियों के अंदर ही होता है वाष्पोत्सर्जन, ये समझने वाली बात है। पत्तियों में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है। पत्तियों के अंदर ही होता है वाष्पोत्सर्जन। क्लियर। बिल्कुल। ट्रांसपाइरेशन, पत्तियों में ही होता है ट्रांसपाइरेशन। तो पत्तियों के अंदर ये जो ट्रांसपाइरेशन है, ये कहाँ होता है? पेपर में आता है।
टू टेक प्लेस इन लीव। पत्तियों के अंदर ही क्या होता है? ट्रांसपायरेशन। अच्छा मैम ये क्या है? ये ट्रांसपायरेशन क्या होता है? चलो आओ इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा रोहित बोल रहे हैं कि मैम कुछ समझ नहीं आ रहा। रोहित क्या समझ नहीं आ रहा ये बताओ। रोहित जी क्या समझ नहीं आया अभी तक? हमने बात करी है मॉर्फोलॉजी की दोस्तों। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? आपने कहा कि मैम पादपों के बाह्य भागों का अध्ययन होता है। चश्मा तो तुमने छिनवा दिया ना, सर ले गए छीन कर चश्मा। तुमने चुगली कर दी ना कल कि मैडम जी ने आपका चश्मा लगा रखा है सर जी, सर जी ले गए छीन कर। ठीक है, अब देखो इधर, यहाँ पर देखो हमने बात करी मॉर्फोलॉजी की, तो ये पादपों के बाह्य भागों का अध्ययन है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब एक्सटर्नल पार्ट मैंने कल लिखवाए थे दोस्तों कि भैया एक्सटर्नल पार्ट में आती है जड़, आता है दोस्तों तना, आती हैं पत्तियां, तो जड़ तना पत्तियां, और भैया आता है फल फूल। ये सब क्या होते हैं? किसी भी पौधों के बाह्य भागों के अंदर आते हैं। रूट, स्टेम, लीव, फ्रूट एंड फ्लावर, ये सब बाह्य भाग हैं। एक एक करके इनको पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने जड़ की बात करी। जड़ क्या करती है? मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित करती है। पानी जो होता है मिट्टी के अंदर, वो पौधों में जड़ें लेकर जाती हैं। पानी में घुले हुए हैं खनिज पदार्थ, पानी में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारे पदार्थ घुले हुए होते हैं, उनको ऊपर पहुंचाती हैं जड़ें। जड़ें पादपों को सहारा देती हैं। कोई पेड़ सीधा खड़ा है तो उसकी जड़ें उसको जकड़ कर खड़ी रखी हैं। जड़ें टूट गई, पेड़ उखड़ के नीचे गिर जाएगा, है ना। जो बीज होता है, जब हम एक बीज को मिट्टी में बोते हैं तो कौन से पार्ट से जड़ें बनती हैं? बेटा बीज बोने से तो जड़ और पौधा बनता है पूरा। तो किस भाग से बीज बनती हैं? मूलांकुर पार्ट से बीज जड़ें बनती हैं, यानी कि रेडिकल पार्ट से बनती हैं जड़ें। मैंने आपको बता ही दिया था कि रेडिकल पार्ट कहाँ को होगा। भाई ये एक बीज है, ये एक बीज है, आपको दिख रहा है, ये बीज है दोस्तों, ये एक सीड है। अब इस सीड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे दो संरचनाएं निकलती है, एक संरचना ऊपर चलती है, एक नीचे। तो ये जो नीचे की तरफ को चल रही है संरचना, इसी को कहते हैं रेडिकल, इसको यही बनाती है जड़। तो रेडिकल वाले पार्ट से जड़ बनता है। मैम ये जो संरचना ऊपर जाएगी मिट्टी के ऊपर, जिससे एक पूरा पौधा बनेगा, इसको प्ल्यूमुल कहते हैं, इससे तना बनता है दोस्तों। तो जड़ किससे बनेगी, तना किससे बनेगा, आपने पढ़ लिया। फिर हमने बात करी कौन कौन जड़ है, तो जड़ दो प्रकार की याद करनी है, टैप रूट और एडवेंचरस रूट। टैप रूट होती है गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, मतलब ये सब जड़ें हैं। ये सब पूछे जाते हैं कि ये क्या है, ये सब जड़ें हैं। और एडवेंचरस रूट वो हैं जो तने से निकलती हैं। जैसे बरगद, बरगद का पेड़ है, उस पे ऐसे तने तने हैं, शाखाएं, वहां से जड़ें लटकी रहती हैं भैया नीचे को। मैंने आपको बताया, ये लटक रही देखो बरगद के पेड़ की जड़ें, तो ये क्या है, एडवेंचरस जड़ें हैं। ठीक है, फिर हमने बात करी तने की। बेटा तना आंतरिक सहारा देता है। आंधी तूफान में जो आंधी तूफान आते हैं, पेड़ जो है वो सीधा खड़ा रहता है, वो तने की बदौलत ही खड़ा रहता है। अब जो ये इसके एग्जाम्पल है वो आलू है। आलू के तने को कंद कहा जाता है। आलू के तने को कंद कहते हैं। पेपर में आएगा कि आलू का जो तना है वो किस नाम से जाना जाता है, तो आलू के तने को हम कंद कहते हैं, ट्यूबर। अदरक भी एक तना है, इसके तने को राइजोम कहते हैं। हल्दी भी एक तना है, इसके तने को भी राइजोम कहते हैं। भैया प्याज हुआ, लहसुन हुआ, ये भी तने हैं, इनके तने को बल्ब कहते हैं। प्याज की जो शेप होती है कुछ कुछ बल्ब के जैसी नहीं होती, जैसे बल्ब लगाते हैं हम अपने घरों में, है ना। क्लियर। अब इधर देखो, यहाँ पर अगला जो आपको मैंने बताया, अरबी, अरबी भी एक तना है। अरबी के तने को कौन कहते हैं। अब हमने बात करनी है पत्ती की। बेटा इसमें क्या समझ नहीं आया बताओ। अब हम बात कर रहे हैं पत्ती की बेटा, क्लियर। ठीक है, पत्ती की बात कर रहे हैं। पत्तियां जो होती हैं ये भोजन निर्माण का कार्य करती हैं बेटा। पत्तियों में होता है फूड प्रिपरेशन, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, और पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होता है। ये पत्ती की संरचना है। पत्ती के अंदर ये जो बीचों बीच संरचना जा रही है, इसको मिडरिप कहते हैं। ये पत्ती को सहारा देती है दोस्तों। ये क्या करती है, पत्ती को सहारा देती है। पूरी पत्ती एक जो खड़ी रहती है पूरे पेड़ के साथ, जो पत्ती को सपोर्ट देता है वो होता है मिडरिप। और इसके आसपास ऐसी ये संरचनाएं देखो, ये होती है शिरा। शिरा पत्तियों को पोषण देती है। क्लियर। जिस बेस से पत्ती जुड़ी रहती है तने के साथ, उसे डंठल कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। ये जो पत्ती का चौड़ा भाग है ये वाला पूरा, इसे लैमेला कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये बातें जो आपको पूछी जाएंगी। पूरी क्लास अभी याद हो गई? बिल्कुल हो जाएगी बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ अब बात करते हैं ट्रांसपायरेशन की। यहां से क्वेश्चन आएगा, ये तीसरा पॉइंट, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो आओ वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं। मैम वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है बेटा, ट्रांसपायरेशन।
एक वो विधि, देखो रटने की जरूरत ही नहीं है, इसके नाम से ही आप डेफिनेशन याद कर लोगे, इसके नाम से ही आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। देखो क्या है, वाष्प उत्सर्जन। वाष्प तो जानते हो, वेपर, और उत्सर्जन मतलब त्यागना। मतलब पौधों के अंदर, है ना, पौधों के अंदर जो अतिरिक्त पानी होता है ना, वो वाष्प के रूप में उसको निकाल देते हैं। बस यही होता है वाष्पोत्सर्जन। तो लिख लीजिएगा, पहले फिर समझाऊं। तो पादपों द्वारा, पादपों द्वारा अतिरिक्त जल को, अतिरिक्त जल को, जो पौधों में अतिरिक्त जल है बेटा, एक्स्ट्रा वाटर है, अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में निकालना, वाष्प के रूप में निकालना, ये क्या कहलाता है, इसी को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अतिरिक्त जल के रूप में निकालना, इसी को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। नाम देखते ही दिमाग में क्लिक कर जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, अच्छा वाष्प के रूप में उत्सर्जन। और वाष्प किसकी बनती है, पानी की। तो पानी को अतिरिक्त जल, जो अतिरिक्त पानी है पौधों में, उसको वाष्प के रूप में निकाल देंगे पौधे, तो वही होता है वाष्पोत्सर्जन। तो बताओगे, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा वाटर in the form of vapor, in the form of vapor, form of vapor by the plant। ठीक है, by the plant। तो दोस्तों प्लांट्स के द्वारा जब हम अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल दें, वही प्रक्रिया होती है वाष्पोत्सर्जन। क्लियर। अब देखो कैसे होती है। जब भी पौधे मिट्टी से पानी को लेते हैं, भाई तुम जब तुम्हारे घर में जो भी प्लांट है उनको पानी डालते हो, वो पानी मिट्टी पी लेती है, फिर मिट्टी के अंदर जो जड़ें हैं पौधे की, वही जड़ें उस पानी को खींच कर पूरे पेड़ के अंदर पहुंचा कर आती हैं, है ना। जैसे अगर तुम भी पानी ना डालो तो बरसात होती है, बरसात का पानी सारा मिट्टी पी लेती है, वो पानी मिट्टी जमीन में चला जाता है, जमीन के अंदर जितना भी पानी है उसी को जड़ें खींचती है और पौधों में ऊपर पहुंचाती है ना। अब मैडम जी जो पौधे हैं, मान लीजिए मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ है 100% वाटर, मिट्टी के अंदर है 100% पानी, सारा पानी जमीन में है। अब ये जड़ें, ये जड़ें, तो क्या मैम ये जड़ें 100% पानी सोख लेंगी? तो आप कहोगे मैडम जो जब ये जड़ें पानी सोखेंगी, उस पानी को मान लीजिए जड़ों ने 100% सोख लिया, और ये पेड़ है आपका ऊपर, इस पेड़ को पानी पहुंचाना है, पेड़ को क्या करना है, पानी पहुंचाना है। तो इन जड़ों ने पूरा का पूरा पानी पहुंचाकर ऊपर तक सप्लाई कर दिया। तो भाई जड़ों ने पानी को सोखा और लो सारे पेड़ पौधों के अंदर ये पानी पहुंचा दिया। तो अब ये पौधे क्या करेंगे, ये जो 100% पानी पौधों के अंदर चला गया, ये जो 100% पानी पौधों के अंदर चला गया, तो क्या मैम इस सारे के सारे पानी का इस्तेमाल कर लेंगे ये? तो कहोगे नहीं मैडम, ये पौधे तो 100% में से केवल 1 से 3% पानी का ही अपने लिए यूज करते हैं, 1 से 3% पानी का ही यूज करते हैं दोस्तों। पेड़ पौधे अपने द्वारा सोखे गए पानी का केवल 1 से 3% पानी का ही उपयोग करते हैं। मैडम जी इन्होंने 100 में से केवल 1 से 3% पानी का ही इस्तेमाल करा अपने लिए, हाँ बाकी का पानी कहाँ गया, उड़ा दिया वाष्प के रूप में, बाकी का पानी जो था उसको उड़ा दिया वाष्प के रूप में। तो यही प्रक्रिया तो कहलाई जाती है वाष्पोत्सर्जन। तो पौधों के लिए जो पानी की जरूरत है वो 1 से 3% ही है बस। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख लेना कि अवशोषण किए गए पानी का कितना प्रतिशत हिस्सा पादप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पौधों ने अगर 100% पानी को एब्जॉर्ब करा है, उसमें से अपने लिए केवल 2 से 3% यूज कर रहे हैं। जैसे मुझे किसी ने 100 चॉकलेट दे दी, मुझे किसी ने क्या होगी बेटा 100 चॉकलेट दे दी, ठीक है, ठीक है विनीत जी, ठीक है प्यारे बच्चे, कोई बात ही नहीं है। जैसे मुझे किसी ने 100 चॉकलेट दे दी, अब 100 की 100 चॉकलेट खा जाऊंगी क्या मैं? तुम कहोगे नहीं मैम, तुम तो अपने लिए बस 1 से 2 चॉकलेट रख लोगी, बाकी की जो आपकी चॉकलेट है 98 उनको तुम बांट दोगी, उनको तुम क्या कर दोगी बेटा, बांट दोगी। तो बेटा मैं ऐसे ही पौधे करते हैं, पौधे अपने लिए जो पानी लिया उन्होंने 100%, उसमें से अपने लिए 1 से 3% ही पानी उन्होंने इस्तेमाल करा, बाकी पानी वो वापस से वातावरण में छोड़ देते हैं। तभी तो कहते हैं कि जितने पेड़ लगाओगे उतनी बारिश होगी, क्योंकि बारिश का पानी जमीन में गया, वो जमीन का पानी वापस से वातावरण में देने का काम तो पेड़ पौधे ही करते हैं ना। कैसे करते हैं मैडम जी, पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो पानी को सोख कर पेड़ पौधों में पहुंचाएंगी, पत्तियों में, पत्तियां जो पौधे के अंदर 1 से 3% पानी चाहिए,
वो खर्च हो जाएगा। बाकी का जो पानी है वो पत्तियों की सरफेस से वापस वातावरण में चला जाएगा। उसके बादल बनेंगे, बादल बनेंगे, फिर बारिश होगी, फिर वो नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, ये हो जाता है बेटा। क्लियर? तो ये चीजें हैं। ठीक है, हाँ मैं दे दूंगी तुम्हें तो चॉकलेट जो होती है, मैं चॉकलेट तुम्हें दे दूंगी। ठीक है, चलो अब सुनो। तो यहां से आप लोगों ने देखा कि जो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है ये पत्तियों। अब मैम पत्तियों पर भी ऐसा क्या है जो जल को वाष्प के रूप में निकाल रहा है? तो पत्तियों पर पाए जाते हैं छोटे छोटे छेद, इन्हीं को कहते हैं स्टोमाटा। तो ये एक पत्ती है, और पत्ती के अंदर अगर देखोगे ध्यान से, पत्ती की सरफेस पर, पत्ती की जो निचली सरफेस है दोस्तों, पत्ती की जो निचली सतह है, निचली सतह, ठीक है, यानी जो पत्ती होती है इसकी जो लोअर सरफेस होती है, उसको जब देखोगे, मतलब एक पत्ती है उसको ऐसे उल्टा करके देखोगे, तो यहाँ तुम्हें मिलेंगे छोटे छोटे छेद। ये इन छोटे छोटे छेदों को कहते हैं रंध्र। इन छोटे छोटे छेदों को रंध्र या स्टोमाटा कहा जाता है। ये जो स्टोमाटा होते हैं इनसे क्वेश्चन आता है। ये स्टोमाटा क्या करते हैं? ये स्टोमाटा ही करते हैं वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों इन्हीं से निकलता है अतिरिक्त पानी वाष्प के रूप में। जो पत्ती पर छोटे छोटे छेद है ना, उन्हीं से निकलता है। तो ये स्टोमाटा क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन करते हैं, है ना, ट्रांसपाइरेशन, ट्रांसपाइरेशन। तो यहाँ पर क्या होता है? ट्रांसपाइरेशन प्रोसेस टेक प्लेस हेयर। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पत्तियों के अंदर वो कौन सी संरचना है जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है? तो बताओगे रंध्र यानी स्टोमाटा। मैम ये स्टोमाटा और किस नाम से जाने जाते हैं? तो इन स्टोमाटा को ना पादपों के फेफड़े कहते हैं। इनको कहते हैं पादपों के फेफड़े। पादपों के फेफड़े हैं ये। कौन से अंग हैं जिन्हें पादपों के फेफड़े कहा जाता है? आप लोग कहोगे कि जो स्टोमाटा होते हैं ना दोस्तों, इनको कहते हैं पादपों के फेफड़े। मैम यहाँ पेड़ ज्यादा होते हैं, वहां का एरिया ठंडा क्यों होता है? इसीलिए तो ठंडा होता है क्योंकि जो पेड़ होते हैं बेटा वो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर वापस से एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं, और वहां बारिश ज्यादा होती है। अब बारिश ज्यादा होगी तो वातावरण अपने आप ठंडा रहता है, इसीलिए वहां पर ठंड होती है। ठीक है, जब हम पेड़ काटेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी। पेड़ काटेंगे तो भैया को बारिश ही नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो भैया हम प्यासे मरेंगे, जमीन प्यासी मरेगी, पेड़ पौधे मर जाएंगे प्यासे, तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा फिर। तो इसीलिए जरूरी है पेड़ पौधे लगाने। निकिता ऐसा तो नहीं है बेटा, गुस्सा तो नहीं हूं मैं, गुस्सा नहीं हूं, बस मुझे भूख लग रही है थोड़ी सी, क्योंकि सुबह से सम्मान समारोह हो रहा था बच्चों का, और अभी मैं डायरेक्टली क्लास लेने आ गई हूँ। बच्चे सब खाना खाने गए हैं, मेरी क्लास थी तो मैं क्लास लेने आ गई हूँ, इसलिए थोड़ी सी मैं गुस्सा नहीं हूँ, है ना। अब इधर सुनो, भूख लग रही है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा तुम्हें ज्यादा चीजों को जो कमेंट वगैरह है उनको थोड़ा कम पढ़ रही हूँ। गुस्सा नहीं हूँ मैं, ठीक है, क्लियर। चलो आओ आगे बात करते हैं। मैम बादल समुद्र से पानी लेते हैं, बेटा समुद्र से भी लेते हैं, और ये जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से पानी जाता है ना, ये भी जाता है बेटा ऊपर बादलों पर ही, ये भी जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये क्या कराए जाते हैं? लंग्स ऑफ प्लांट कहते हैं इनको, लंग्स ऑफ प्लांट, दे नोन एज लंग्स ऑफ प्लांट। तो आप लोग बोल सकते हो जो स्टोमाटा होते हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं? लंग्स ऑफ प्लांट कहते हैं इनको, पादपों के फेफड़े। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और बेटा ये जो स्टोमाटा होते हैं ना, इनका काम पूछा जाता है, इनका वर्क, तो इनका कार्य सबसे ज्यादा आता है पेपर में। तीसरा पॉइंट बता रही हूँ, इनका काम क्या होता है, ये क्या फंक्शन करते हैं। इनका जो काम होता है ना, वो होता है, आप लोग बताकर चलते हो, इनका काम होता है दोस्तों, ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान, इनका काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, जो आपको पेपर में पूछा जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इनका काम। पादपों में कौन सी संरचना गैसों का आदान प्रदान करती है? तो ये स्टोमाटा ही एक्सचेंज करते हैं दोस्तों, यानी कि इन्हीं के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो बाहर आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है पौधों। तो पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और कार्बन वो ऑक्सीजन बाहर आएगी इन्हीं के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक स्टोमाटा है,
फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा ये एक स्टोमाटा का फोटो है, ये एक स्टोमाटा है जो मैं बना रही हूँ, ये एक स्टोमाटा का डायग्राम है, ये है एक स्टोमाटा। ये क्या है? ये एक स्टोमाटा का डायग्राम। अब मैम ये स्टोमाटा क्या करते हैं, ये खुलते हैं और दोस्तों बंद होते हैं। ये बंद स्टोमाटा है जो मैंने आपको दिया, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज स्टोमाटा। ये छिद्र ना, जो पत्ती पर छिद्र होते हैं, ये खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। मैम कब बंद होते हैं कब खुलते हैं? तो दोस्तों ये रात में तो बंद हो जाते हैं, जब रात होती है ये बंद हो जाते हैं। मैम ये बंद स्टोमाटा का डायग्राम है बिल्कुल। खुले कैसे होते हैं मैडम जी? तो जब ये खुलते हैं तो देखो ये ऐसे दिखेंगे, जब ये खुलते हैं तो ये ऐसे दिखाई देंगे। इनके बीच में देखो गैप दिख रहा है तुम्हें, तो ये ओपन स्टोमाटा है। ये बीच में गैप दिख रहा है ना, तो मतलब ये खुल रहे हैं, ये खुले हुए हैं। मैम ये खुले हुए कब होते हैं? तो दिन के समय ये खुलते हैं दोस्तों। तो दिन के समय ये खुल जाते हैं और रात के समय स्टोमाटा बंद हो जाता है। मैम रात के समय ये स्टोमाटा बंद होते हैं, दिन के समय खुलते हैं, तो कौन इनको खोलता और बंद करता है? ये क्वेश्चन आता है। स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड होता है? मतलब कौन है, कोई इन्होंने कोई बॉडीगार्ड रखा हुआ है कि स्टोमाटा रात हो गई बंद हो जाओ, सुबह हो गई खुल जाओ? मतलब ये कब खुलते हैं? इनका खुलना और बंद होना एक गार्ड कोशिका पर निर्भर करता है, गार्ड सेल, रक्षक कोशिका। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रक्षक कोशिका। तो स्टोमाटा में पाई जाती है दोस्तों रक्षक कोशिका, गार्ड सेल। ये रक्षक कोशिका ही स्टोमाटा को खोलती हैं और बंद करती हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, PYQ है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है। स्टोमाटा का खुलना और स्टोमाटा का बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो स्टोमाटा का खुलना और बंद होना रक्षक कोशिकाओं पर निर्भर करता है, मैंने लिख दिया। ठीक है, तो रक्षक कोशिकाएं जो होती हैं यही स्टोमाटा को खोलती हैं और बंद करती हैं, गॉड सेल जिनको कहते हो। तो आप लोग कह सकते हो कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड्स ऑन गॉड सेल। तो गॉड सेल ही स्टोमाटा को खोलती हैं और दोस्तों बंद करती हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अब स्टोमाटा रात में बंद होते हैं, दिन में खुलते हैं। इतनी चीजें आपको यहाँ से स्टोमाटा के बारे में याद रखनी। ठीक है, अच्छा स्टोमाटा मैम रात में क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि रात में इनके अंदर क्या होता है, टर्गर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, यानी रात में स्फीति दाब ज्यादा हो जाता है। स्फीति दाब, वैसे तो ये आपको कम ही पूछा जाता है, स्फीति दाब, टर्गर प्रेशर। ठीक है, टर्गर प्रेशर रात में ज्यादा हो जाता है, और टर्गर प्रेशर जब ज्यादा हो जाएगा, अधिक हो जाता है, तो तब ये बंद हो जाता है। कैसे भैया, कैसे? ऐसे समझो एक गुब्बारे की तरह। जब एक गुब्बारे में आप पानी भर दोगे, गुब्बारा फूल जाएगा, ऐसे ऐसे मोटा हो जाएगा, है ना? जब एक गुब्बारे से आप पानी बाहर निकाल दोगे तो गुब्बारा वापस से सिकुड़ जाएगा। तो जब इनमें पानी भर जाता है दोस्तों, जब इनमें दिन के समय क्या होता है प्यारे बच्चे, जब इनमें क्या होगा, पानी भर जाएगा। ठीक है, जब पौधे पूरा दिन भर क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं। तो जब इनमें पानी भरता है, तो पानी की वजह से, पानी भरने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, इनकी जो भित्ति है वो ऐसे फैल जाती है, जैसे गुब्बारा फैल जाता है वैसे ये फूल जाती हैं, पानी इनमें ज्यादा भर जाता है, प्रेशर जनरेट होता है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। और जब इनके अंदर से पानी निकल जाता है, वापस से सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़कर इनके बीच में गैप बन जाता है, जिस वजह से ये खुल जाते हैं। तो पानी की मात्रा ही इनको खोलती है और बंद करती है, और पानी जब अंदर जाएगा तो वो बनाता है स्फीति दाब। इसीलिए स्फीति दाब होता है दोस्तों, जो कि स्टोमाटा को खोलने और बंद करने के लिए जरूरी है। और कौन सी कोशिकाएं स्टोमाटा को खोलने और बंद करने में हेल्प करती हैं? आपने कहा गॉड सेल। हाँ, इनको द्वार कोशिका भी कहते हैं, रक्षक कोशिका भी कहते हैं और द्वार कोशिका, दो नाम है इनके हिंदी में, इंग्लिश में आप लोग गॉड सेल ही कहो। तो यही स्टोमाटा को खोलती हैं और बंद करती हैं। ठीक है, समझ में आई बात? चले अब दोबारा से समझे इसको, जिसको समझ नहीं आया, फिर आगे की कहानी कल की क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आदान लिख दिया लेकिन प्रदान नहीं लिखा। तो लिख लो, ये क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान, इनका काम होता है गैसों का
गैसों का आदान प्रदान, ये गैसों का आदान प्रदान करते, ठीक है। अब सही है ना बेटा, आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो स्टोमाटा होते हैं पत्ती पर, जो स्टोमाटा होते हैं रंध्र, ये क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान। जब इनके अंदर पानी भर जाता है बेटा ज्यादा, तो ये आपस में जो उनकी कोशिकाएं हैं वो फूल जाती हैं। भाई ये फूल गई, इधर से ये फूल गई, तो फूल गई तो बीच में जगह जो थी वो गायब हो जाती है और ये बंद हो जाती है। और जब इनसे पानी निकल जाता है दोस्तों, है ना, तो ये क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। दिन के समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन के समय होगी, कि सूरज जो है वो दिन के समय निकलता है, पत्ती पर जो पानी है सारा वेपर के रूप में जाता है सूरज की गर्मी से, तो भैया दिन के समय ये खुल जाते हैं, रात के समय ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बातें। रात में पेड़ सांस लेते हैं क्या, हाँ बेटा, रात में पेड़ उल्टा करते हैं। रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। रात में पेड़ उल्टा करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कल भी मैं आपकी क्लास लेने वाली हूँ, और कल मैं आप लोगों को फूल के बारे में बताऊंगी, इंपॉर्टेंट थिंग फूल। फूल प्यारे बच्चे, ठीक है, कल हम लोग फूल के बारे में पढ़ेंगे। और फूल बहुत इंपॉर्टेंट है, फूल से क्वेश्चन आता है आपको पेपर में, फूल से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेगा। पत्ती के बारे में एक बच्चा कह रहा है मैम दोबारा बता दो। बेटा पत्ती जो होती है, देखो पत्ती जो होती है ये क्या काम करती है, पत्ती में भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। और पत्ती जो होती है, प्रकाश संश्लेषण भी पत्ती में होता है, और पत्ती में ही वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन जिसको कहते हैं, ट्रांसपायरेशन के बारे में हमने पढ़ा कि जो भैया ट्रांसपायरेशन होता है, ये होता है अतिरिक्त जल का, पादपों द्वारा अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में निकालना, है ना, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय प्लांट। अब पौधे जब पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो 100% पानी जब वो एब्जॉर्ब करेंगे, उसमें से 1 से 3% पानी का ही अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी का जितना भी पानी है 98%, 97 से 98% पानी वो अपने अपने अंदर से बाहर वाष्प के रूप में निकाल देते हैं। अब वाष्प के रूप में जब निकालेंगे तो किसके द्वारा निकालेंगे, स्टोमाटा के द्वारा निकालेंगे। स्टोमाटा कहाँ होते हैं, पत्ती पर होते हैं, पत्ती पर ये रंध्र, तो ये रंध्र वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ठीक है। और यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है, और इन्हीं को पादपों के फेफड़े कहते हैं। अब स्टोमाटा खुलते कब है और बंद कब होते हैं, तो ये रात में बंद हो जाते हैं, दिन में खुल जाते हैं। मैम रात में बंद क्यों होते हैं, क्योंकि रात में इनमें पानी भर जाता है, प्रेशर जनरेट होगा, ये भित्ती फूट जा, जैसे मैं पानी बहुत सारा पी लूं मेरा पेट ऐसे फूल जाएगा। अब मेरे सामने अगर कोई एक आदमी खड़ा है, या कोई भी बंदा वहां पे खड़ा है मेरे सामने, तो मेरा पेट उसमें जाकर लगेगा, तो गैप जो है वो वो हो जाएगा, गैप भर जाएगा भैया। जब कोई चीज मोटी होगी, इधर से भी फूल रहा है इधर से फूल रहा है, तो गैप भर जाता है, बंद हो जाते हैं ये। दिन के समय सिकुड़ जाते हैं, पानी निकल जाता है, सिकुड़ जाते हैं, तो गैप इनके बीच में ज्यादा हो जाता है। इसीलिए आप लोगों को चीजें ऐसे याद करनी, ठीक है। दीदी वर्दी लेकर आपके पास आएंगे, मैं इंतजार में हूँ, इंतजार में, मैं इंतजार कर रही हूँ, इंतजार में हूँ दोस्तों मैं, तुम कब वर्दी पहन कर आओ, और मैं कब तुम्हें सल्यूट करूँ, और कब तुम्हें अपने हाथों से मैं मेडल और टी शर्ट, मैं इंतजार में हूँ बिल्कुल, ठीक है। गॉड सेल कहाँ पे होते हैं बेटा, जो स्टोमाटा है ना, इन्हीं के चारों तरफ ये गॉड सेल, ये गॉड सेल ही है, ये गॉड सेल है, ये गॉड सेल, ठीक है, क्लियर। तो कल की क्लास में अब चीजें पढ़ेंगे। चलो भैया, धन्यवाद अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं प्यारे बच्चों कल, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसी टाइम चलेगी जिस टाइम चलती है क्लास, इसी टाइम चलेगी कल भी क्लास, इस टाइम चलती है। हेमोग्लोबिन ब्लड में होता है दोस्तों, ब्लड में